है, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा लैंड एरिया है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मतलब ऐसा कोई छोटा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं द्वीप या आइलैंड्स। भारत में जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उपस्थित द्वीप समूह, और दूसरा है अन्य द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी तो भारत में सबसे बड़ा जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। इन पर्वतों के निर्माण और बनने की जो व्याख्या है वो पोवर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। पोवर के भूसन्नति सिद्धांत ने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बताया कि सबसे पहले हमारा एक तैतीस सागर था और यहाँ पर छोटी छोटी नदियां मिलकर अपना जल गिराती थी। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा देश। भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों से लगती है, जिसमें सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश बनाता है। तो याद कर सकते हैं बचपन में बी ए, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से हुआ म्यांमार, बी से हुआ भूटान और ए से हुआ अफगानिस्तान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GMS स्टडी विद ईज। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर वीडियो। जी हाँ, ये जो मास्टर वीडियो है ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है ज्योग्राफी की सभी प्रॉब्लम्स का। ये जो मास्टर वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और साथ में स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मास्टर वीडियो की इस सीरीज में आज हम जो मास्टर वीडियो लेकर आए हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी के इस मास्टर वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ग्लोब है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है। तो ये जो है हमारी अर्थ है। अर्थ को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है बेटा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसमें एक है सदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ और दूसरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ रीजन। तो ये जो हमारा अर्थ में हमें 4 डायरेक्शन दिखाई दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर हमारा जो भारत है मतलब हमारा जो देश है इंडिया, वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी हमारी जो इंडिया की लोकेशन है, अगर हम नॉर्थ में देखें तो हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो है 0 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहीं पे अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन देखें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। या हमारा जो इंडिया है उसकी अगर हम नॉर्थ टू साउथ लंबाई की बात करें तो वो है 3214 किलोमीटर। यहीं पे अगर हम इंडिया की लेंथ वेस्ट टू ईस्ट देखना चाहे तो वो है 2933 किलोमीटर। मतलब हमारे इंडिया का, हमारे देश भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जो है इंद्राकौल जो कि लद्दाख में प्रेजेंट है। इंद्राकौल से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। मतलब इंद्राकौल से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। यहीं पे भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती ये
भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। गुहार मोती से भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है किवितु, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश। गुहार मोती से किवितु तक की दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश के किवितु जगह पर होता है। भारत जो है, अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 32,87,260 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो हमारे भारत का जो भी स्थल भाग है वो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का लगभग 2.4% है, 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया। इसके बावजूद भी भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% होने के बावजूद भी भारत के पास विश्व का लगभग 8% बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को विश्व की 12 सबसे मेगा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्रीज में से एक माना जाता है। 12 मेगा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्री। भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल जो है 32,87,260 किलोमीटर है, जिसमें से भी सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है भारत के राजस्थान राज्य का है। राजस्थान के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विशाल क्षेत्रफल है या विशाल भूभाग है वो हमारे मध्य प्रदेश के बाद है। मध्य प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का। यहीं पे अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो है गोवा। गोवा के पास भारत का सबसे कम भूभाग है। गोवा के बाद नंबर आता है सिक्किम का और तीसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा है इसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, मतलब बांग्लादेश त्रिपुरा की 3 तरफ से बाउंड्री बनाता है। भारत की अगर हम कुल स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा का मतलब है कि ये जो सीमा है जो स्थल में दूसरे देशों से बन रही है, तो वो है 15,106 किलोमीटर। मतलब भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर। अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। इस जलीय सीमा में हमने भारत के जितने भी द्वीप हैं, मतलब जितने भी आइलैंड्स हैं, तो उसका भी एरिया एड ऑन कर रखा है। यदि हम केवल मुख्य भूमि की बात करें, इस मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ की जो सीमा है वो केवल 6100 किलोमीटर की है। मतलब भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर की है। इसके अलावा भारत जो है उसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ये जो भारत है इसको राज्यों का राज्य कहा जाता है। मतलब भारत के एक चीज नहीं है, भारत के अंदर विविधताओं में एकता है। भारत में आज के टाइम पर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 अगस्त 2019 को एक बिल पारित होता है जिसके अनुसार जम्मू और कश्मीर को राज्य से हटाकर यूटी बनाने का प्रस्ताव आता है और इसे
31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया जाता है। इसके साथ में हमारे पास एक नई यूटी और निकल कर आती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से भारत के पास कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, जिन्होंने भारत को के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 26 नवंबर 2019 को दूसरा बिल जो है हमारा बनाया जाता है कि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक नई यूटी बना दी जाए, दादर एंड नगर हवेली एवं दमन एंड दीव, जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया। ये जो बिल है वो 26 जनवरी 2020 से लागू होता है और इसके बाद ही हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो बेटा अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों से लगती है, जिसमें सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश बनाता है। भारत का जो सबसे पहला पड़ोसी राज्य है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से सीमा साझा करता है, जो लगभग 106 किलोमीटर की है। इसके अलावा चाइना जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। नेपाल की सीमा भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगती है। भूटान सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। यहीं पे म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा बनाता है। बांग्लादेश जो है उसको भारत ने घेर रखा है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और नीचे इसकी जो बाउंड्री है वो बंगाल की खाड़ी बनाती है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश 3 तरफ से त्रिपुरा को घेर रखा है, मतलब बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा की 3 तरफ से बाउंड्री बनाता है। तो इन राज्यों को इन देशों को हम एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। बचपन में ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मा से हुआ म्यांमार, बी से हुआ भूटान और ए से हुआ अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। इसके अलावा भारत का जो एक राज्य है उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। इन 8 राज्यों में उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है। और जो यहाँ पे ये जो यूटी है वो है दिल्ली।
उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, एक जिला है सोनभद्र। ये सोनभद्र एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इन 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तथा मध्य प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। यहाँ पे जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो यहाँ पे पूरे जो भारत का जो समय है उसका निर्धारण एक मानक समय रेखा से होता है। ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर प्रेजेंट है, जो प्रयागराज के नैनी से संचालित होती है। मतलब यहाँ पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय निर्धारित होगा। ये जो मानक समय रेखा है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, जो लंदन में प्रेजेंट है, वहां से दूरी के आधार पर है। जब हम इस ग्रीनविच लाइन से 1 डिग्री पूर्व की तरफ आते हैं तो हमारा समय 4 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री तक आने में लगभग 330 मिनट का समय लगता है। मतलब हमारे भारत का जो समय है वो लंदन की ग्रीनविच लाइन से लगभग 5.5 घंटे आगे है। लेकिन जो हमारे भारत में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले हमारा किबतू में अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे आखिर में सूर्योदय गुहार मोती गुजरात में होता है। हमारे देश भारत के पास केवल एक मानक समय रेखा है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका विस्तार काफी ज्यादा है, तो उनके पास एक से ज्यादा मानक समय रेखाएं भी हैं। जैसे यूएसए के पास 4 मानक समय रेखाएं हैं और चाइना के पास 5 मानक समय रेखाएं हैं। भारत की ये जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये जो स्थलीय भाग है केवल यही हमारा भारत नहीं है, इसके अलावा भी भारत के पास कुछ जलीय सीमाएं हैं। भारत के इस कटे फटे तट को एक समतल रेखा में लाने के लिए एक रेखा खींची जाती है जिसे कहा जाता है आधार रेखा। इस आधार रेखा के भीतर जो जलराशि होती है उसे कहते हैं आंतरिक जल। इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील की दूरी को कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी, 24 समुद्री मील की दूरी को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। और इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है
यहाँ पर भारत सरकार को सभी अधिकार होते हैं। सरकार को सभी अधिकार हैं। वो यहाँ से खनन भी कर सकती है, यहाँ कस्टम ड्यूटी भी ले सकती है, यहाँ की साफ सफाई से जुड़े सारे अधिकार भारत सरकार के पास है। इसके बाद जो 24 समुद्री मील की दूरी है, जिसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार को साफ सफाई का और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी लेने का अधिकार है। और जो 200 समुद्री मील है, मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहां पर सरकार को नए द्वीप बनाने का, इसके अलावा संसाधनों का दोहन करने का, तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करने का, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करने का अधिकार है, अनुसंधान करने का अधिकार है। भारत के समुद्री सीमा के बाद अब हम जानते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। द्वीप जो होता है एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा लैंड एरिया है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मतलब ऐसा कोई छोटा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं द्वीप या आइलैंड्स। भारत में जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उपस्थित द्वीप समूह, और दूसरा है अन्य द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उपस्थित कुछ प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में सबसे मेजर जो द्वीप समूह है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, लेकिन अगर हम इसमें भारत के द्वीपों को जोड़ देते हैं तो ये जो सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट है, जो इंदिरा पॉइंट या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं पे खत्म होती है। मतलब द्वीपों सहित भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है और ये इंदिरा पॉइंट है। भारत में सबसे उत्तरी जो अंडमान है वो है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उपस्थित है। इसके बाद है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूर्व में एक बैरन द्वीप है जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। दक्षिणी अंडमान पर हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कार निकोबार के बाद है लघु निकोबार और सबसे आखिर में है ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है इस पे माउंट थ्रिलर जो है पीक प्रेजेंट है, जो अंडमान और निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और इसी ग्रेट निकोबार पर हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो प्रेजेंट है। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये लगभग 572 छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और ये बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है। इसी के साथ अरब सागर में जो एक द्वीप समूह है जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप लगभग 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप मतलब इसे एक कोरल, ये जो है कोरल मतलब मूंगा, ये एक जीव होता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। धीरे धीरे ये जीव एक के ऊपर एक इकट्ठे होते रहते हैं और जैसे जैसे
इन जीवों की मृत्यु होती जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की कवच एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर वहां पे द्वीप का निर्माण कर देते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है जिसे कहा जाता है ग्रेट कोरल रीफ। इसके बाद जो आपका 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो अब जानते हैं हम अन्य द्वीपों के बारे में। एक हमारा द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप। ये अब्दुल कलाम द्वीप पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के से लगभग 150 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ से ही हमारा जो DRDO है वो अपना मिसाइल परीक्षण करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास है, यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है और यहाँ पे इसरो अपना परीक्षण करता है। इसके अलावा थुम्बा द्वीप जो केरल के निकट है, यहीं से भारत ने अपना सबसे पहला अंतरिक्ष अनुसंधान किया था। इसके बाद है सालसेट द्वीप जहाँ पे मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। एक है पंबन द्वीप, ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी द्वीप पर हमारा रामेश्वर स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये आसाम में प्रेजेंट है। तो बेटा भारत का जो क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा विविधताएं हैं। यहाँ पे कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं पहाड़ियां। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% पर्वतीय भाग है। इसके अलावा 10.6% पहाड़ियां हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा 43% मैदानी भाग है। तो अब हम जानते हैं हमारी भारत में जो चट्टानें हैं उनके बारे में। तो जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये एक गर्म गैस का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और ठंडी होने के क्रम में बहुत सारी चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में उपस्थित है। ये आर्थिक दृष्टि से समृद्ध चट्टानें होती हैं और यहीं से लोहा, सोना इन सभी को निकाला जाता है। जितनी भी हमारी धातुएं हैं अधिकतर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाली जाती है। इसके बाद आती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित है। इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये हमारा इस रीजन में मध्य प्रदेश और MP रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ से भवन निर्माण सामग्री निकाली जाती है। भवन निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बलुआ पत्थर, इन सभी को विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। इसके बाद आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये कोयला युक्त होती हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है जिसे एंथ्रोसाइट कोयला कहते हैं ये भारत में उपस्थित रही है। इन चट्टानों से बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। ये जो चट्टानें हैं दामोदर बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन के पास मिलती है। भारत में एंथ्रोसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में ही मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट, फिर आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर का है लिग्नाइट और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला है वो होता है पीट। कोयले की जो क्वालिटी है वो डिसाइड होती है कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है। डक्कन ट्रैप क्या है? ये ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से बना है। मतलब जब भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व की तरफ आ रहा था तो उस दौरान रीयूनियन द्वीप जो अब फ्रांस के कब्जे में है
और मेडागास्कर के पास है। तो रीयूनियन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी ने अपना लावा जो है भारत के इस तट पर बिखेर दिया, जिससे वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक जो है लावा बिखर गया और वहां पे एक दक्कन का पठार बन गया। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं अपना एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है भारत का मानचित्र में पर्वतों की स्थिति। तो भारत में सबसे बड़ा जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। इन पर्वतों के निर्माण और बनने की जो व्याख्या है वो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। कोवर के भूसन्नति सिद्धांत ने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बताया कि सबसे पहले हमारा एक तैथिस सागर था और यहाँ पर छोटी छोटी नदियां मिलकर अपना जल गिराती थी। जल के साथ साथ ये नदियां अवसाद भी तैथिस सागर में गिराती थी, जिसके साथ समय के साथ साथ तैथिस सागर का जो गहराई है वो कम होती गई और वहां पे अवसाद इकट्ठा होता गया। इसके साथ ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हमारी पूरी पृथ्वी में कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने कहा कि एक बड़ी प्लेट थी यूरेशियन प्लेट और दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बीच में था तैथिस सागर। तो धीरे धीरे जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ सरकती गई। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे की ओर सरकती गई और जो प्लेट हल्की थी वो नीचे की तरफ धंस गई और बीच में जो हमारा तैथिस सागर था उसका जो अवसाद था वो ऊपर की तरफ एक पर्वत के रूप में उठ गया, जिसे हमने नाम दिया हिमालय। ये जो हिमालय है इसमें 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली है बृहत हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय, दूसरी है हमारी लघु हिमालय और तीसरी है शिवालिक हिमालय। हिमालय के उस पार जो पहाड़ियां हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है इनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। ये इन्हें ट्रांस हिमालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय के उस पार मतलब नॉर्थ की तरफ प्रेजेंट है। इस ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी प्रमुख है। ये जो श्रेणियां हैं इनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है कंचनजंगा, K2 है गॉडविन ऑस्टिन, वो काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है। ये जो K2 है ये पीओके वाले रीजन में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इनको एक बार सीरीज से याद कर लेते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। मतलब कैसे याद करेंगे, KL PD बीच में J। तो K से हुआ काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर, P से पीर पंजाल और D से धौलाधार। ये जो काराकोरम श्रेणी है इस काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे हमारा ससाइमी ग्लेशियर जो लंबाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर जहां का टेम्परेचर ऑलवेज माइनस में रहता है। तो बेटा हमारा ये जो हिमालय है इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिम की तरफ ये जो हिमालय है वो बहुत अधिक चौड़ा है और पूर्व की तरफ जाते जाते ये बहुत संकीर्ण हो गया है और पूर्व में ये हिमालय जो है वो नदियों के कटाव के कारण काफी छोटी छोटी पहाड़ियों में बट गया है। मतलब हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में जाकर संकीर्ण होते होते छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट गया है। हमारा ये जो बृहद हिमालय है, ये जो ग्रेट हिमालय रीजन है, यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां प्रेजेंट है। हमारा ये जो बृहद हिमालय है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब की तरफ नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। नामचा वर्मा जो पर्वत चोटी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इसके बाद जो पूरब से पश्चिम की तरफ दूसरी जो चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
कंचनजंगा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद है मकालू। मकालू नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, साथ ही यह विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर अवस्थित है। इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुग्मा मतलब पर्वतों की रानी। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद है मंसालू, ये भी हमारा नेपाल में है। मंसालू के बाद आता है अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा जो पर्वत शिखर है ये भी नेपाल में ही अवस्थित है। अन्नपूर्णा के बाद है धौलागिरी। धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में है। इसके बाद है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद आता है कामेत शिखर। इस कामेत शिखर के पश्चिम में हिंदुओं के कुछ धार्मिक स्थल जैसे बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ स्थित है। ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट है, जैसे हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सभी हमारे इस ग्रेट हिमालय रीजन पे ही प्रेजेंट है। ये जो ग्रेट हिमालय रीजन है यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं, जैसे जोजिला दर्रा, गुरजिला दर्रा। ये दर्रे जो होते हैं वो दो स्थल भागों को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब पर्वतों के बीच से एक सकरा रास्ता जहां से हम आवागमन कर सके उसे दर्रा कहते हैं। वृहद हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय। ये जो लघु हिमालय है ये हमारा पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी से शुरू होता है। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी और नाग तिब्बत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अनेक घाटियां उपस्थित हैं तथा अनेक जो बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे मसूरी, कुल्लू घाटी, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान हैं जिन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, वो सभी लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय के बाद अगला जो है वो आता है हमारा शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रेणी से पूरब में अराक्याम योमा, जो कि हिमालय का ही विस्तार है, और म्यांमार में हिमालय को अराक्या योमा कहते हैं, तक फैला हुआ है। पूरब में ये जो शिवालिक हिमालय है ये छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाता है, जिसे कहा जाता है डाफला मिरी अबोन मिस्मी। डाफला मिरी अबोन मिस्मी। यहीं पे ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय का ही दक्षिण पूर्वी विस्तार है अंडमान द्वीप समूह। यहाँ पे हमारे पश्चिम की तरफ और काफी ज्यादा छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे पटकाई भूम, नागा पहाड़ियां, लेमाटोल जो मणिपुर में है, इसके अलावा लुसाई की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ये सभी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारी कुछ और पहाड़ियां भी हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। ये हमारे मेघालय रीजन में है, लेकिन ये हिमालय का विस्तार नहीं है। ये जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं ये हिमालय का हिस्सा ना होकर ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होने के साथ में मालदा गैप इन्हें अलग करता है। अब हिमालय में हमने अभी पढ़ा कि हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहली है ग्रेट हिमालय रीजन, जहां पर विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर उपस्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है वो ग्रेट हिमालय रीजन का ही हिस्सा है। इसके बाद दूसरी है हमारी लघु हिमालय श्रेणी। लघु हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, महाभारत और नाग तिब्बत श्रेणी नेपाल में। इसके बाद शिवालिक हिमालय जिसका पूरब में जिसे डाफला मिरी अबोर मिस्मी के नाम से जानते हैं। अंडमान द्वीप समूह भी इसी
शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद काराकोरम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमारी सबसे पहली जो सबसे उत्तरी जो जो पर्वत शिखर है, पर्वत श्रेणी है, वो है काराकोरम श्रेणी, जिस पर हमारी भारत में उपस्थित सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, वो है K2 गार्डविन ऑस्टिन उपस्थित है। इसके अलावा फिर आती है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। हमारा भारत में उपस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च शिखर है K2 गार्डविन ऑस्टिन, और विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। अब इसके बाद हम जानते हैं कुछ और पर्वत शिखरों को। अरावली पर्वत शिखर। अरावली जो पर्वत शिखर है, इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक है। इस अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिण से पूर्व की तरफ है। इसी वजह से राजस्थान वाले रीजन में वर्षा काफी कम होती है। इस अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है गुरु शिखर। ये माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी गुरु शिखर पे बना हुआ है। इसके बाद आती है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार है। विंध्याचल के बाद है सतपुड़ा श्रेणी। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में जो स्थान है, वहां पे एक घाटी का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं भ्रंश घाटी। यहाँ भ्रंश घाटी में होकर ही हमारी जो नर्मदा नदी है वो बहती है। यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे कैमूर की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां और मैकाल पहाड़ियां हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। इसके बाद हम जान लेते हैं पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट में हमारी कुछ पर्वत शिखर है, जैसे महाबलेश्वर। ये जो महाबलेश्वर है, यहाँ से हमारी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो पर्वत शिखर है, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ ये है हमारा उत्तरी घाट। उत्तरी घाट में पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है वो काफी ज्यादा कटा फटा है, क्योंकि यहाँ से नदियां जो है वो अपना जल समुद्र में गिराती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार के बाद नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं, जावेदी हिल्स, जहां पर हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। वहां पे हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां उपस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद आती है अनाईमुड़ी की पहाड़ियां। अनाईमुड़ी की पहाड़ियों पे हमारी सबसे अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियों पर हमारी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी प्रेजेंट है, जिसकी हाइट लगभग 2695 किलोमीटर है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों पर उपस्थित है। इसके बाद आती है इलायची की पहाड़ियां। ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं, ये मसालों के लिए जानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा मसाले, सबसे ज्यादा इलायची जो इलायची की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो भारत की सबसे दक्षिणतम माउंटेन पीक है। तो एक बार इसको फिर से समराइज करते हैं। अरावली की पहाड़ियां ये गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक है, और ये जो है इसकी हाइट दिन पे दिन कम होती जा रही है, क्योंकि और यहीं पे हमारा जो है राष्ट्रपति भवन, पुराना राष्ट्रपति भवन प्रेजेंट था। इसके बाद है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में एक घाटी का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है भ्रंश घाटी। इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी का ही विस्तार है महादेव पहाड़ियां और मैकाल पहाड़ियां। इसके बाद हमारी पश्चिमी तट पर बहुत सारी पश्चिमी तट की जो पहाड़ियां हैं, उन्हें कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी तट की पहाड़ियां हैं, वहां पे हमारे बहुत सारे जो है धार्मिक स्थल भी है। महाबलेश्वर से हमारा जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां हैं जो नासिक में है। वहां से
हमारा गोदावरी का उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जहां से कावेरी नदी का उद्गम है। इसके अलावा जहां पे हमारा पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलता है, वहां पे हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसके बाद आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां, जहां पे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी प्रेजेंट है। इसके बाद इलायची की पहाड़ियां, जहां पे भारत की दक्षिणतम पहाड़ी माउंटेन पीक महेंद्रगिरी अवस्थित है। हमारी अजंता, हरिश्चंद्र और सतमाला जो पहाड़ियां हैं, वो महाराष्ट्र राष्ट्र में अवस्थित है। चलिए तो अब जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रे क्या होते हैं कि जब हमारा दो पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला सपाट रास्ता, एक पहाड़ अगर ये है दूसरा ये है, इनके बीच में जो रास्ता है उसे कहते हैं दर्रा। जब यह रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, जहां पर कुछ गांव के बस जाते हैं, तो इसे कहते हैं घाटी, जैसे कुल्लू घाटी, मनाली घाटी। लेकिन जब उसे हम सामान के आदान प्रदान के लिए या ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं दर्रा। ये जो दर्रे हैं वो दो स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये दर्रे पहाड़ियों के बीच से होकर जाते हैं, तो ये वही उस रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहां पे पहाड़ियां हैं, या ये पहाड़ियों को काट कर बनाए जाते हैं ताकि दो स्थानों को जोड़ा जा सके। तो भारत के कुछ प्रमुख दर्रे इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो दर्रा है वो है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा भारत के पीओके रीजन में है। इसके बाद दूसरा है काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है, इसके पास में भारत का सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे बड़ा जो हमारा ग्लेशियर है वो है ससाइमी ग्लेशियर। अगर इसी के पास में एक सियाचिन ग्लेशियर भी है। अगर हमें सियाचिन ग्लेशियर में जाना है तो हमें खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद है जोजिला दर्रा। ये जो जोजिला दर्रा है ये बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय रीजन में, ग्रेट हिमालय में है। इसके बाद है, अगला है हमारा बनिहाल दर्रा। ये जो बनिहाल दर्रा है, यहाँ से हमारी जवाहर सुरंग गुजरती है। बनिहाल दर्रे के बाद अगला है हमारा रोहतांग दर्रा। ये जो रोहतांग दर्रा है, इसके पास से हमारी रावी और ब्यास जो नदियां हैं वो गुजरती हैं। हिमाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा है जिसे कहा जाता है बारालाशापाला। ये यहाँ से हमारी दो नदियां जो है जिनका उदय होता है, चंद्र और भागा, जो आपस में मिलकर चिनाब नदी बनाती है, और चिनाब नदी हमारी बारालाचा दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बाद है सिपकिला दर्रा, जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला जो दर्रा है वो है हमारा लिपुलेख दर्रा। ये जो लिपुलेख दर्रा है ये हमारा 3 देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, भारत, नेपाल और चाइना। इंडिया, नेपाल और चाइना। इसीलिए इसे ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद सिक्किम में हमारे 2 दर्रे हैं, एक है नाथुला, दूसरा है जेलेपला। ये जो जेलेपला है ये चुम्बी घाटी में स्थित है, चुम्बी घाटी। और ये जो नाथुला है ये इंडिया टू चाइना ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब चाइना से जो भी सामान बेचने के लिए इंडिया में आता है वो नाथुला दर्रे के थ्रू आता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हमारे 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यामयाब दर्रा। मणिपुर में हमारा एक दर्रा है, तुजू दर्रा। इसके अलावा उत्तराखंड रीजन में हमारे 3 दर्रे हैं, माना, नीति, धर्मा। माना दर्रा, नीति दर्रा और धर्मा दर्रा। यहाँ पे अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में भी कुछ हमारे दर्रे हैं, जैसे बुरहान दर्रा। ये जो है सतपुड़ा पर्वतमाला में अवस्थित है। इसके बाद एक है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। ये महाराष्ट्र जो है राज्य में है।
थालघाट दर्रा मुंबई को, जो कि सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, नासिक से जोड़ता है। इसके अलावा जो हमारा भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालघाट क्या करेगा, मुंबई को नासिक से, भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। इसके अलावा केरल राज्य में हमारे दो दर्रे हैं, एक है पालघाट, दूसरा है सैनकोट। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है और सैनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे कौन कौन से दर्रे थे। सबसे पहला था काराकोरम, दूसरा है पीर पंजाल, तीसरा है बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा। इसके अलावा हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा, जिसके पास से रावी और ब्यास नदी गुजरती है। दूसरा है बारालाचाला, जहां से हमारी चिनाब नदी गुजरती है। सिपकिला दर्रा, जहां से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। उत्तराखंड में हमारे 3 दर्रे हैं, माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख। 4 है, एक लिपुलेख है। लिपुलेख दर्रा 3 देशों से कनेक्टिविटी बनाता है, 3 देशों के बीच में ट्राई जंक्शन पॉइंट का काम करता है, भारत, नेपाल और चाइना। इसके अलावा हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम में हमारे 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलिपला। ये जो नाथुला है वो इंडिया चाइना ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जेलिपला चुम्बी घाटी में खुलता है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोंडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यामयाब दर्रा। मणिपुर में 1 दर्रा है जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। यहीं पे दिफू दर्रा और यामयाब दर्रा भी हमारे जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख दर्रे। समझ लेते हैं, एक नजर हम डाल लेते हैं पठारों की तरफ। पठार क्या होता है कि जो कोई भी हमारा ऐसा भूभाग, अगर उसका जो ऊपर का एरिया इस तरीके से उठा हुआ है, चोटीनुमा है, तो उसे हम कहते हैं पर्वत। लेकिन अगर ऊंचा होने के बाद ये समतल है तो इसे कहा जाता है पठार। भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में 2 पठार अवस्थित है। पहला है मध्य भारत का पठार और दूसरा है मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी ने इस मालवा के पठार को काफी ज्यादा काट फाड़ कर दिया है, जिसकी वजह से ये बीहड़ में तब्दील हो गया है। बीहड़ में तब्दील होने की वजह से यहाँ पे जो डाकू वगैरह जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा खनिज संसाधन यहाँ पे उपस्थित है, खनिज संसाधन। इसके अलावा एक और पठार है यहाँ पे, दंडकारण्य का पठार। इसके बाद दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो है दक्कन का पठार। ये जो है, जब हमारा भारत जो है मूव कर रहा था उत्तर की तरफ, तो हमारा यहाँ पे यूनियन द्वीप में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसने अपना लावा यहाँ पर बिखेर दिया, जिसकी वजह से दक्कन के पठार का उद्भव हुआ। ये दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। गारो राजमहल गैप जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है। मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां थी, गारो, खासी और जयंतिया। हमारा ये जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, यहाँ पे जलवायु में भी काफी ज्यादा वेरिएशंस है। हमारे उत्तर भारत में शीतोष्ण जलवायु है, जबकि हमारे दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो यहाँ पे हमारी जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी घास के मैदान होते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को भारत में मर्ग कहा जाता है। जैसे
गुलमर्ग, सोनमर्ग, और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इन्हें यूरोप में स्टेपीज कहते हैं, उत्तर भारत में प्रेयरी, दक्षिण भारत में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। यही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में कंपोज या लानोस कहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में इन्हें सवाना और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।